नमस्ते दोस्तों, चलो टाइम में वापस चलते हैं बहुत पीछे, इंडिया की कहानी की शुरुआत में। हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पहले बड़े शहरों में से एक बहुत फेमस था। लगभग 2500 BCE इंडस नदी के पास इन बहुत होशियार लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे कमाल के शहर बनाए। उन्होंने अपने शहरों की गलियों को ग्रिड में प्लान किया, जैसे शतरंज का बोर्ड। उनके घरों में नालियां भी थीं, जो उस जमाने के लिए बहुत एडवांस्ड था। उनके लिखने का भी एक खास तरीका था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद वैदिक काल शुरू हुआ 1500 से 500 BC तक। यही वो समय है जब इंडो आर्यन लोग आए और वो अपनी पवित्र किताबें वेद लेकर आए। वेदों में भजन, प्रार्थनाएं और रीति रिवाज हैं और ये हिंदू धर्म का आधार बने, जो आज भी भारतीय जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था शुरू हुई, जो एक सख्त सामाजिक व्यवस्था है जो आज भी भारत को प्रभावित करती है। कर्म और धर्म जैसे महत्वपूर्ण विचार भी इसी समय शुरू हुए, जिसने भारतीयों के सही और गलत के बारे में सोचने के तरीके को आकार दिया। और यही वो समय है जब महाभारत और रामायण जैसी अद्भुत कहानियां लिखी गईं। ये महाकाव्य देवताओं, नायकों और कठिन विकल्पों से भरे हैं और लोग आज भी इन्हें पसंद करते हैं। लगभग 600 BCE चीजें फिर से बदलने लगी। गंगा नदी के पास शक्तिशाली राज्य और गणराज्य उभरे। ये बड़े विचारों का समय था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों का जन्म हुआ। इन धर्मों ने पुराने तरीकों को चुनौती दी, शांति, दया और ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा दी। फिर 4वीं शताब्दी BCE में मौर्य साम्राज्य आया और अधिकांश भारत को एक शासक के अधीन एक कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन उनके पोते अशोक महान ने वास्तव में भारत को बदला। अशोक ने एक बड़ी खूनी लड़ाई लड़ी और बाद में उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर लिखकर शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। इन लेखों में दयालु, निष्पक्ष होने और अच्छे काम करने की बात कही गई थी और ये हमें दिखाते हैं कि अशोक अपने लोगों के लिए क्या चाहते थे। मौर्य साम्राज्य अंततः टूट गया, लेकिन एक संयुक्त भारत का विचार बना रहा। फिर 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य ने भारत के लिए एक स्वर्ण युग शुरू किया। इस दौरान कला, लेखन, विज्ञान और गणित सभी का विकास हुआ। गुप्त शासकों को कला से प्यार था, इसलिए हर जगह सुंदर मूर्तियां, पेंटिंग और मंदिर थे। अब 8वीं शताब्दी ईस्वी में चलते हैं, जब इस्लाम भारत आया। अरब व्यापारी अपने धर्म और संस्कृति को लेकर मालाबार तट पर आए। इस्लाम दक्षिण में शुरू हुआ, लेकिन उत्तर में वास्तव में महत्वपूर्ण बन गया। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई और मुस्लिम शासकों ने उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। विभिन्न राजवंशों ने सल्तनत पर शासन किया और वे अपने साथ फारसी और मध्य एशियाई संस्कृति लाए, जिससे भारत और भी विविधतापूर्ण बन गया। उन्होंने इस्लामी और भारतीय डिजाइनों को मिलाकर अद्भुत मस्जिदें, मकबरे और महल बनाए। कभी कभी विभिन्न धर्मों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे, लेकिन दूसरी बार जबरन धर्म परिवर्तन हुए और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। यह एक जटिल समय था जिसने भारत के धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया। 16वीं शताब्दी में चंगेज खान के वंशज बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। मुगलों को कला, वास्तुकला और संस्कृति से प्यार था और उनका साम्राज्य अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर बंगाल के मैदानों तक फैला हुआ था। उनके शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत पैसा, अद्भुत कला और ज्यादातर शांति थी। बाबर के पोते अकबर शायद सबसे महान मुगल सम्राट थे। वह बुद्धिमान, सहिष्णु और एक महान नेता होने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर एक टैक्स हटा दिया, विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया और एक सरकारी व्यवस्था बनाई जिसकी NQL अन्य शासकों ने की। मुगलों ने भारत की कुछ सबसे प्रसिद्ध इमारतें बनवाईं, जैसे ताजमहल, एक सुंदर सफेद संगमरमर का मकबरा जिसे सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। लघु चित्र, शास्त्रीय संगीत और उर्दू कविता, फारसी और हिंदी का मिश्रण, इस दौरान सभी का विकास हुआ। लेकिन मुगल साम्राज्य परफेक्ट नहीं था। अकबर के प्रपोते औरंगजेब अन्य धर्मों के प्रति बहुत सहिष्णु नहीं थे।
उनके सख्त धार्मिक नियमों और अधिक भूमि पर विजय प्राप्त करने की इच्छा के कारण समस्याएं और विद्रोह हुए, जिसके कारण अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आई। उन्होंने 17वीं शताब्दी में व्यापारियों के रूप में शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे कब्जा कर लिया और 1851 में उन्होंने ब्रिटिश राज स्थापित किया। अपने एडवांस्ड हथियारों और चालाक राजनीति के साथ अंग्रेजों ने मुगल शासन को खत्म कर दिया और भारत पर नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश शासन ने भारत को बड़े पैमाने पर बदल दिया। वे पश्चिमी शिक्षा, कानून और सरकारी व्यवस्था लाए। हालांकि इसने भारत का आधुनिकीकरण किया, लेकिन इसने जीवन के पारंपरिक तरीकों को भी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने ऐसे नियम भी बनाए जिनसे उन्हें अमीर बनने में मदद मिली, अक्सर भारतीय व्यवसायों और किसानों की कीमत पर। कभी कभी ब्रिटिश शासन कुछ भारतीयों के लिए अच्छा था, लेकिन ज्यादातर यह दमनकारी और अनुचित था। लोग ज्यादा से ज्यादा नाखुश होते गए और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन से आजादी की लड़ाई लंबी और मुश्किल थी। यह दशकों तक चला और इसमें सभी तरह के लोग शामिल थे। 1856 के सिपाही विद्रोह से, जहां भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन तक, भारतीयों ने अपनी आजादी के लिए कड़ी मेहनत की। गांधी के अहिंसक विरोध ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता आजादी की लड़ाई में और भारत की आजादी के बारे में अंग्रेजों से बात करने में महत्वपूर्ण थे, लेकिन आंदोलन के भीतर मतभेद थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहते थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि ज्यादातर हिंदू भारत में उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। इसने धार्मिक समूहों के बीच बढ़ते तनाव के साथ 1947 में भारत के दुखद विभाजन का कारण बना, जिससे भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आखिरकार आजाद हुआ। ब्रिटिश शासन खत्म हो गया था और एक नया अध्याय शुरू हुआ, लेकिन नए राष्ट्र के सामने कई समस्याएं थीं, जैसे एक मजबूत देश का निर्माण, गरीबी और असमानता से निपटना और दुनिया में अपनी जगह तलाशना। 1950 में भारत ने एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया, जिसने सभी को मूलभूत अधिकार दिए और एक संसदीय सरकार की स्थापना की। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को आकार दिया। शीत युद्ध के दौरान उनका मानना था किसी का पक्ष न लेने में और देशों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। आजादी के बाद भारत ने खेती, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में बड़े सुधार किए। हरित क्रांति ने किसानों को अधिक अनाज उगाने में मदद की, जिससे भूख कम हुई और अर्थव्यवस्था को मदद मिली। भारत 1918 में एक परमाणु शक्ति और कंप्यूटर तकनीक में एक विश्व नेता भी बना। शायद से 21वीं सदी में भारत एक शक्तिशाली देश बन गया। इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही और यह दुनिया में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। भारत अब वैश्विक मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी है, कई शक्तिशाली देशों वाली दुनिया को प्रोत्साहित करता है और यह संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे समूहों में सक्रिय है। भारत में अभी भी गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं, लेकिन यह प्रगति कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बियाच रही है और ज्यादा लोग मध्यम वर्ग बन रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सड़कों और पुलों के निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी यह बेहतर हो रहा है। भारतीय संस्कृति दुनिया भर में ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। बॉलीवुड फिल्में, योग और भारतीय खाना हर जगह पसंद किया जाता है। भारतीय लेखक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैन बुकर पुरस्कार जैसे बड़े पुरस्कार जीत रहे हैं। भारत पुराने और नए का मिश्रण है, जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक सपने साथ साथ रहते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत की कहानी ताकत, रचनात्मकता और शानदार संस्कृति की एक अद्भुत कहानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल साम्राज्य तक, आजादी के लिए लड़ने से लेकर विश्व शक्ति बनने तक, भारत की कहानी अपने लोगों की अद्भुत भावना को दर्शाती है। भारत का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का मिश्रण है। यह अच्छे और बुरे समय, प्रगति और असफलताओं, एकता और विभाजन की कहानी है। जैसे जैसे भारत भविष्य में आगे बढ़ता है, वह अपने अतीत को याद करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करता है।
भारत की यात्रा खत्म नहीं हुई है। ये अपने समृद्ध अतीत का सम्मान करते हुए बदलता रहता है, अनुकूलन करता रहता है और खुद का एक नया संस्करण बनाता रहता है, भविष्य की ओर देखता रहता है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अनंत संभावनाओं की भूमि अपनी अद्भुत कहानी का अगला अध्याय लिखता है।